हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सेक्शन सीए आईपीसीसी में भी है, सीए फाइनल में भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है और सीएस प्रोफेशनल में भी है। ये सेक्शन डिस्कस करने के पहले इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, दूसरा कैजुअल वैकेंसी, तीसरा मैंडेटरी रोटेशन ऑफ द ऑडिटर्स। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर स्टार्ट करने के पहले आपको चार जो टर्म है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कंपनी लॉ के बारे में, ओके। एक कंपनी फॉर्म हुआ है, फाइन। कंपनी फॉर्म हुआ है, अभी कंपनी फॉर्म होने के बहुत दिन बाद एजीएम होने वाला है, करेक्ट। अभी सातों साथ तो एजीएम नहीं होता है और हमें पता रहता है कि यूजुअली एजीएम पे ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। मैं जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, ओके। कंपनी फॉर्म हुआ है जिसका एजीएम होने में काफ़ी देर है और हमें पता रहता है कि एजीएम पे ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। तो ये जो गैप है, क्या इसमें ऑडिटर नहीं रहेगा? तो लॉ ने क्या बोला है कि आप एक काम करो, कंपनी फॉर्म होने के कुछ दिनों के अंदर, वो डेज अभी मैंने आपको बताया नहीं है, कंपनी फॉर्म होने के कुछ दिन के अंदर आप एक ऑडिटर अपॉइंट करो, ठीक है, जो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ऑफिस होल्ड करेगा, फाइन। तो ये जो ऑडिटर है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के कुछ दिनों के अंदर जो अपॉइंट हुआ और फर्स्ट एजीएम तक ऑफिस होल्ड करता है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। और उसके बाद जो सिलसिला चलते रहेगा, अपॉइंट होने का सिलसिला चलते रहेगा, दोज आर कॉल्ड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। तो हमें दो टर्म क्लियर हो गए। एक तो फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेशन के कुछ दिन के अंदर ही अपॉइंट होते हैं और टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, दोज आर कॉल्ड फर्स्ट ऑडिटर। एंड उसके बाद जो ऑडिटर अपॉइंट होते जाएंगे उसको हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, फाइन। और दो टर्म आपको क्लियर करता हूं। एक तरफ है गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कहते हैं, और दूसरा जो टर्म है दैट इज नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फाइन। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। जिस कंपनी में जहां 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइन, या स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक गवर्नमेंट्स, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और उस गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी ट्रीट करेंगे, फाइन। अभी हम आते हैं गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, मीन्स कंपनी विच इज ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो है गवर्नमेंट, एक तरफ हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक गवर्नमेंट ओन कंपनी, ओके। एंड चौथा टर्म इज इजी, दैट इज नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो आपको चार टर्म क्लियर हो गया। एक तो फर्स्ट ऑडिटर, सेकंड इज सब्सिक्वेंट ऑडिटर, थर्ड इज अ गवर्नमेंट कंपनी ऑब्लिक गवर्नमेंट ओन कंपनी एंड फोर्थ इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ये चार टर्म क्लियर हो गया। अभी शुरू करने के पहले मैं आपको दो ट्रिक बता देता हूँ। पहला, गवर्नमेंट कंपनी जो है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ओन कंपनी है, उस कंपनी के केस में पहला मौका, अपॉइंट करने का पहला मौका सीएनएजी को मिलता है, फाइन। एंड सेकेंडली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहां जहां अपीयर होंगे वहां 30 डेज का लिमिट रहेगा। तो दो ट्रिक हमें क्लियर हो गया। और तीसरा ट्रिक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ऑडिटर जो होता है, ही होल्ड्स द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, ओके। तो मैं अभी इस पार्ट को अभी शुरुआत करता हूँ, यहाँ से शुरू होगा। आपको कॉम्प्लिकेशन फील हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डेज है, तो आप इसे ध्यान से सुनना। पहला मैं आता हूँ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएनएजी को पहला मौका मिलता है, मतलब फर्स्ट ऑडिटर जब अपॉइंट होगा गवर्नमेंट कंपनी के केस में, पहला मौका मिलेगा सीएनएजी को। सीएनएजी इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, फाइन। अगर सीएनएजी नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, फाइन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर पाया तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे एंड मेंबर्स विल अपॉइंट इन ईजीएम विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट। तो इस केस में क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में, 60-30-60, फाइन। रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहला मौका सीएनएजी को मिलता है और उसका फॉर्मूला क्या है, 60-30-60। अब मैं आता हूं फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, फाइन। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है कि
कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, इनकॉर्पोरेट करने के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए तो फिर वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर्स के पास 90 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन अपॉइंट करने के लिए। फाइन, तो ये फर्स्ट ऑडिटर के बारे में हमें क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। फाइन, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स में गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं। जैसे कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएनएजी को पहला मौका मिलता है। तो सीएनए जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, उस केस में सीएनएजी को अपॉइंट करने का मौका मिलेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइन, और सब्सिक्वेंट कंपनीज इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज आपको पता ही है, उसको एजीएम पे ही अपॉइंट होता है, मेंबर्स लोग अपॉइंट करते हैं। फाइन, अभी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए। फाइन, इसमें जो बंदा ऑडिटर अपॉइंट होता है या फर्म ऑडिटर अपॉइंट होता है, ओके, he will hold the office from the conclusion of first AGM till the conclusion of sixth AGM। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करता है, स्टूडेंट्स लिखता है कि फ्रॉम फर्स्ट AGM टू सिक्स्थ AGM, बिल्कुल गलत है, इसमें मार्क्स कटेंगे। फाइन, आपको ये लिखना है कि फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM। क्लियर? इससे ये भी पता चलता है कि ऑडिटर का यूजुअल टर्म जो होता है वो 5 इयर्स के होते हैं। ओके, और उसके बाद हर छठा सालों में, मतलब छठा एजीएम पे वो अपॉइंट होते जाएंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ओके, ये जो पार्ट है, फाइन, मैं आपको जो बता रहा हूं इसे ग्रैस्प करने में बहुत तकलीफ होता है, तो मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा। फाइन, डायग्राम देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, और अगर आप चाहे तो आप इस डायग्राम को रिकॉर्डिंग पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हेलो हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम, आप चाहे तो इसे रिकॉर्ड कर सकते हो पॉज करके। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर को मैंने स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर को फिर से मैंने स्प्लिट किया, गवर्नमेंट कंपनी ऑब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल कंपनी एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। फाइन, जैसे कि मैंने फिर से आपको कहा कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएनएजी को पहला मौका मिलता है विद इन 60 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अगर सीएनजी फेल हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेक्स्ट 30 डेज पे करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गया तो दे विल इन्फॉर्म द मेंबर्स हु विल अपॉइंट ऑडिटर्स इन एजीएम विद इन 60 डेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। फाइन, और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ऑडिटर होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ओके, फिर हम आते हैं फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आता नहीं है तो फिर मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, और मेंबर्स 90 डेज के इन्फॉर्मेशन के 90 डेज के अंदर ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। और सिमिलरली वही सेम केस है, फर्स्ट ऑडिटर जो है वो कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा। ओके, अब हम आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स में। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स में आते हैं गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल कंपनी। इसमें क्या होता है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि सीएनएजी जो होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेगा एंड ही होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। फाइन, अभी हम आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनीज। यूजुअली ये हमें जो पता है, जो यूजुअली होते हैं एजीएम में ही अपॉइंट होते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ही शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। ओके, तो ये वाला पार्ट कंक्लूजन वर्ड जो है ये स्टूडेंट्स लिखना भूल जाते हैं, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, फाइन दोस्तों, जैसे कि हमने देख लिया है डायग्राम, ठीक है, वहां पे हमने दो चीज नोटिस किया है। एक तो ऑडिटर को कौन कौन सी बॉडी अपॉइंट कर सकता है, फाइन, और दूसरा कितने दिनों के अंदर अपॉइंट कर सकता है। हुआ, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन कौन सी बॉडी अपॉइंट कर सकता है और कितने दिनों के अंदर अपॉइंट कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट जो है वो आपको इजी क्वेश्चन तो करने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं कि बोलो भाई फर्स्ट ऑडिटर्स जो अपॉइंट हुआ है तो उसको सीएनएजी कितने दिनों के अंदर कर सकता है। ऑब्वियसली आपको डेज में भी कॉन्सेंट्रेट करना है, प्लस आपको कौन सा बॉडी अपॉइंट कर सकता है उसमें भी कॉन्सेंट्रेट करना है। इस केस में मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ। ओके, मिस्टर ए is the managing director of
ABC Private Limited. Fine. Now he wants to appoint a first auditor. So can he do so? क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है. क्यों? एमडी जो है वो खुद से अपॉइंट नहीं कर सकता ऑडिटर. ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर अगर होता है तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज बोर्ड को हक है, बोर्ड कर सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर खुद से नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये सब पार्ट में आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से बॉडी फर्स्ट ऑडिटर के केस में कौन कौन से बॉडी अपॉइंट कर सकता है, कितने दिनों के अपॉइंट कर सकता है. तो ये जानना बहुत क्लैरिटी है. फाइन. ओके, इसके साथ साथ अभी मैं रूल्स में आता हूँ. ठीक है, तो ऑडिटर को सिलेक्शन करने का जो प्रोसीजर है, मैनर है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा. ये पार्ट रूल्स में दिया हुआ है, दैट इज कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014. ओके, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. तो इसका मैनर एंड प्रोसीजर कैसा है सिलेक्शन करने का. तो आप एक चेन को ध्यान दीजिएगा, आप गौर कीजिए. ओके, एक चेन में बता रहा हूँ. ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेगा मेंबर इन एजीएम में. फाइन. ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड बोर्ड रिकमेंड करेगा मेंबर्स को. ओके, आप ध्यान से सुनो. ऑडिट कमिटी जो है वो क्या करेगा, जो ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस को गौर करेगा. ओके, कंसिडर करेगा और देखिएगा क्या उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कंपनी की साइज और रिक्वायरमेंट के साथ फुलफिल करता है क्या, मीट करता है क्या. ओके, उसके साथ साथ उसके अगेंस्ट में कोई प्रोफेशनल मैटर को रिलेटेड कोई केस इंस्टीट्यूट के पास, ठीक है, जब मतलब आईसीए के पास या कोर्ट के पास या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कोई पेंडिंग है क्या प्रोसीडिंग्स, तो वो भी देखेगा. और भी वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन मांगेगा जो ऑडिट कमेटी को सही लगे. फाइन. उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद ऑडिट कमेटी उस बंदे का नाम रिकमेंड करेगा किसको, बोर्ड. फाइन. एंड बोर्ड उसके बाद उस बंदे को एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए रिकमेंड करेगा मेंबर्स को. ठीक है, तो आपको ये चेन क्लियर हो गया, ऑडिट कमेटी से लेकर बोर्ड एंड बोर्ड से लेकर मेंबर. ओके, अभी आपके मन पे सवाल होगा कि जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होता है, मतलब फॉर्म करने की जरूरत नहीं होता, उस केस में क्या, उस केस में ये सारे काम कौन करेंगे, उस केस में ये सारे काम बोर्ड करेंगे. ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाने चाहिए कि जहां जहां ऑडिट कमेटी नहीं है वो सारा काम, अभी जो मैंने बताया, क्वालिफिकेशंस देखेंगे, प्रोफेशनल मैटर्स को देखेंगे, और भी कुछ इंफॉर्मेशन जो ऑडिट कमेटी की सही लगे वो सारा देखेंगे और वो बोर्ड को रिकमेंड करेंगे देन. ओके, तो वो सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेगा जहां जहां ऑडिट कमेटी फॉर्म होने की जरूरत है. फाइन. अच्छा, और एक चीज आपको बताता हूं, जब ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करेगा उस बंदे का नाम, ओके, और बोर्ड को अगर सही नहीं लगा तो वो फिर से रिफर बैक कर सकता है ऑडिट कमेटी को रिकंसिडर करने के लिए विथ रीजन. ओके, और अगर ऑडिट कमेटी को रिफर करने के बाद ऑडिट कमेटी को लगा कि नहीं, जो पहला मैंने रिकमेंडेशन हमने किया था उसको कंसीडर नहीं करना है, तो बोर्ड उसे रिकॉर्ड इन राइटिंग जो डिसएग्रीमेंट हुआ है तो वो रिकॉर्ड करेगा. फाइन. ये आपको मैनर एंड प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शंस ऑफ द ऑडिटर्स के बारे में बता दिया है, जो रूल्स में मेंशन है. अभी मैं बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट होने के पहले दो कुछ फॉर्मेलिटीज है वो करना पड़ेगा. ओके, तो कंपनी को क्या काम करना है कि अपॉइंटमेंट होने के पहले दो चीज ऑडिटर से लेना है. ओके, ये भी रूल्स पे प्रेस्क्राइब किया गया है. दो चीज, एक तो रिटन कंसेंट लेना है. फाइन, एक रिटन कंसेंट लेना है कंपनी से, सॉरी ऑडिटर से, और दूसरा सर्टिफिकेट लेना है. और सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाएगा कि अपॉइंटमेंट इफ मेड शैल बी विद प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस. ओके, इन अकॉर्डिंग विद द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन. जहां जहां वर्ड प्रेस्क्राइब कर रहा हूं मतलब रूल्स पे लिखा है. तो फिर से मैं रूल्स पे आता हूं. मतलब ये जो दो चीज देने वाला है, एक तो रिटन कंसेंट और दूसरा हो गया आपका सर्टिफिकेट. तो सर्टिफिकेट का अंदर क्या क्या लिखा रहेगा, जो कंटेंट्स रहेगा वो सारा कंटेंट्स आपके रूल्स पे लिखा है क्या क्या. ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या रहेगा. एक तो ये सब मेंशन क्या रहेगा कि ही इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट. ओके, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट एंड एज पर द रूल्स. ओके, उसके जो भी रूल्स है उसके हिसाब से वो एलिजिबल है और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है. दूसरा, अपॉइंटमेंट जो प्रपोज अपॉइंटमेंट होगा इज एज पर द टर्म्स ऑफ द एक्ट. ओके, प्रपोज अपॉइंटमेंट होगा इज एज पर द लिमिट्स लेड बाय द अथॉरिटी. फाइन.
उसके बाद वो जो प्रोसीडिंग्स, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला कि वो अपना लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है प्रोफेशनल मैटर के रिलेटेड जो डिस्क्लोज किया है सर्टिफिकेट में, वो ट्रू एंड करेक्ट है। उसका भी एक काइंड ऑफ एफिडेविट है, मतलब वो डिक्लेयर कर रहा है कि जो भी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट हिम रिगार्डिंग प्रोफेशनल मैटर, दोज आर ट्रू एंड करेक्ट, फाइन। एंड देन उसके बाद सर्टिफिकेट में ये भी इंडिकेशन होनी चाहिए कि वेदर ही सेटिस्फाई द क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 141। सेक्शन 141 के बारे में मैंने सेक्शन 141 की वीडियोस में आपको मिलेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है उसके बारे में भी सर्टिफिकेट में इंडिकेट होने चाहिए। ओके, तो ये सारे कंटेंट्स है, ये सब होने चाहिए। एंड उसके बाद अभी मान लो मीटिंग जो है, मीटिंग पे उसका अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट अप्रूव हो गया, फाइन। उसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज है? फॉर्मेलिटीज ये है कि कंपनी उस बंदे को, जिस बंदे को अपॉइंट कर रहा है या फर्म को अपॉइंट कर रहा है, उसे 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगा, प्लस आरओसी को भी 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगा। ओके, इन फॉर्म ADT 1, नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट shall be informed in ADT 1 within 15 days from the meeting when in which he was appointed. Okay, उसके बाद हम डायग्राम में चलते हैं, डायग्राम को गौर से देखेंगे। ओके, हाँ दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड और ऑडिट कमेटी जो है ये पहला स्टेप है, उसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को कंसिडर करेगा। एंड देन उसके बाद ये देखेगा कि कोई प्रोफेशनल मैटर को रिलेटेड कोई कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है क्या, या कोई ऑर्डर जारी किया गया है क्या ICA के पास, इंस्टीट्यूट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास या कोर्ट के पास। एंड थर्डली और भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है जो उनको सही लगे, फाइन। और नीचे हम आते हैं, नीचे के डायग्राम पे भी आप क्लियर हो जानी चाहिए कि देखो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा बोर्ड को एंड बोर्ड रिकमेंड करेगा मेंबर्स इन AGM में। ओके, और अगर ऑडिट कमेटी को सही नहीं लगे तो ये रिफर बैक कर देगा। ओके, एंड अगर जिस कंपनी में ऑडिट कंपनी होने की जरूरत नहीं है उस कंपनी में सिर्फ ये पार्ट एप्लीकेबल है, मतलब बोर्ड ही सारा काम करेगा, बोर्ड सारा काम करेगा। ओके, पॉज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अपॉइंटमेंट होने के पहले ऑडिटर को 2 चीज सबमिट करना है, एक तो रिटन कंसेंट करना है और दूसरा सर्टिफिकेट करना है। ओके, तो सर्टिफिकेट में क्या होने चाहिए? प्रेस्क्राइब कंडीशन होनी चाहिए। तो प्रेस्क्राइब कंडीशन के बारे में बता दिया कि क्या रूल्स में लिखा है, जहां जहां वर्ड प्रेस्क्राइब अपीयर हुआ है उसका मतलब रूल्स पे लिखा है, तो वो रूल्स पे जो कंटेंट्स लिखा है वो सर्टिफिकेट में होने चाहिए। और सर्टिफिकेट में ये भी इंडिकेट करने चाहिए कि वेदर ही सेटिस्फाई द क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 141। ओके, अच्छा मैं और एक चीज दिखाता हूँ, ये डायग्राम भी नोट कर सकते हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट कंपनी की। आप आइए, गवर्नमेंट कंपनी की ऐसे आप अगर डायग्राम नोट करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ पेडस्ट्रियल कैपिटल इज होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्लिक गवर्नमेंट्स और बोथ और सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, फाइन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। ये वाला देखिए, इंफॉर्मेशन। हाँ, आपका अपॉइंट हो गया ऑडिटर, तो कंपनी क्या करेगी? ऑडिटर कंसर्न को भी इन्फॉर्म करेगा, प्लस नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट इन फॉर्म ADT 1 15 दिन के अंदर, जिस मीटिंग पे जिस मीटिंग पे उसका अपॉइंटमेंट हुआ है 15 दिन के अंदर, उस मीटिंग के 15 दिन के अंदर ROC को इन्फॉर्म करेगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। ओके, तो ऑडिटर का जो ऑफिस में जो कैजुअल वैकेंसी आते हैं बहुत सारे रीजन से आ सकते हैं, जैसे कि ऑडिटर का डेथ हो गया, ओके, ऑडिटर ने रिजाइन दे दिया। और मैंने एक बार सेक्शन 141 के वीडियो में भी कहा था कि अपॉइंट होने के बाद अगर वो सारे डिस्क्वालिफिकेशन की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है तो उस केस में भी उसको ऑफिस वैकेट करने पड़ेंगे। तो ये सारे रीजन है कैजुअल वैकेंसी के। ओके, अभी हम देखेंगे कि कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गया तो उस केस में कौन सी बॉडीज अपॉइंट करेंगे और कितने दिनों के अंदर अपॉइंट करेंगे, फाइन। तो हम आते हैं, फिर से इसको हम सेग्रीगेट करेंगे कैजुअल वैकेंसी को, एक तो गवर्नमेंट कंपनी और एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जैसे कि मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहला मौका CNAG को मिलता है, तो क्या करेगा? CNAG जो है उस वैकेंसी को फिल करेगा विद इन 30 डेज। ओके, अगर CNAG नहीं कर पाता है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज। फिर हम आते हैं कैजुअल वैकेंसी के केस में, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट फिल करेंगे 30 डेज के अंदर। बट यहाँ पे एक क्रिटिकल दिया है कि अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है तो उस केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में ही करेंगे,
बट उस अपॉइंटमेंट का अप्रूवल जो है वो जनरल मीटिंग पे मेंबर लोग करेगा विद इन 3 months फ्रॉम द रिकमेंडेशन मेड बाय द बोर्ड। ओके, और वो जो ऑडिटर अपॉइंट होगा ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द नेक्स्ट एजीएम। फाइन, कैजुअल वैकेंसी का बहुत छोटा ही टॉपिक है, इसके बारे में क्लियर हो गया। और एक चीज मैं अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स के बारे में बोल देता हूँ, जो अभी है नहीं फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहले क्या था कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट होते थे, हमें पता है कि वो shall hold office from the conclusion of first AGM to the conclusion of sixth AGM, and thereafter every sixth AGM तक वो दूसरे ऑडिटर्स होल्ड हो सकते हैं, वो भी कर सकता है या दूसरे ऑडिटर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं। बट उसमें क्या था, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स था उसमें उसका हर साल जो ऑडिटर्स है उसका अपॉइंटमेंट को रेटिफाई किया जाता था। अभी वो प्रोविजन नहीं है। पहले था कि हर साल जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स है उसके अपॉइंटमेंट को रेटिफाई किया जाता था, अभी वो नहीं है। ओके, तो चलते हैं, हम एक कैजुअल वैकेंसी के बारे में डायग्राम देख लेंगे एंड देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, मैं कैजुअल वैकेंसी को स्प्लिट कर दिया गवर्नमेंट कंपनीज एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जैसे मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि CNAG को पहला मौका मिलता है विद इन 30 डेज, और अगर CNAG फुलफिल नहीं कर पाता है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल फिल विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। एंड यहाँ पे आपको देखने पड़ेगा नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर करेगा, बट अगर रेजिग्नेशन रहता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर करेगा, प्लस उसका जो अप्रूवल एट JM विद इन 3 months ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। और ये जो बंदा होल्ड करेगा ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। ओके, तो मैंने ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। इसके साथ कुछ एडिशनल पार्ट भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, रेजिग्नेशन करने के बाद ऑडिटर का क्या क्या फॉर्मेलिटी है, तो इसका आपको मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसकी क्या फॉर्मेलिटी है, उसको रेजिग्नेशन करने के 30 दिन के अंदर फॉर्म ADT 3 उसको सबमिट करने पड़ेगा, कंपनी को सबमिट करने पड़ेगा, ROC को करने पड़ेगा, और प्लस CNA अगर गवर्नमेंट कंपनी हुआ तो CNAG को भी करने पड़ेगा। ADT 3 प्लस रीजन्स प्लस अदर फैक्ट्स के साथ करने पड़ेगा। अगर ये ऑडिटर 30 दिन के अंदर नहीं करता है, ये जो कंप्लायंस है अगर नहीं करता है तो उसे फाइन होगा मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख। ओके, तो आई होप ये वाला सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक। इस सेक्शन के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इसके पहले आप क्लियर हो जाओ कि कुछ कंपनीज हैं। ओके, कुछ कंपनीज हैं जिसके लिए मैंडेटरी रोटेशन ऑफ द ऑडिटर्स होना जरूरी है। आमतौर पे वो कौन सा कंपनी है, आमतौर पे जो जिम्मेदार कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है, क्योंकि उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत रहते हैं। उस कंपनियों में ऑडिटर्स का रोटेशन होना अनिवार्य है। फाइन, ओके, अभी मैं कंपनीज का लिस्ट बता रहा हूँ, तो इसके बारे में आप ध्यान से सुनना। पहला तो लिस्टेड कंपनी हो गया। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। तीसरा प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। पहले ये 20 करोड़ था, अभी वो 50 करोड़ हो गया है। फाइन, और चौथा जो है ये सेकेंड और थर्ड कंपनी जो है, मतलब जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आता है, ठीक है, पर वो सब कंपनी जो पब्लिक बोरोइंग्स ले लिया है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो गए, या पब्लिक डिपॉजिट एसेट के ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, वो भी कंपनी के लिए मैंडेटरी रोटेशन करना अनिवार्य है। तो मुझे क्लियर हो गया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला तो लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। थर्ड प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। पहले 20 करोड़ था, अभी 50 करोड़ हो गया, अमेंडमेंट्स आए हैं। और चौथा जो कंपनी सेकेंड और थर्ड कैटेगरीज में नहीं आते हैं, बट उसका पब्लिक बोरोइंग्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 करोड़। फाइन, ये सब कंपनियों में रोटेशन करना मैंडेटरी है। रोटेशन ऑफ द ऑडिटर्स इज मैंडेटरी। ओके, इसमें दो एक्सेप्शंस भी है, इसमें स्मॉल कंपनी एंड OPCs आएंगे नहीं। ओके, फाइन, अभी ये जो कंपनी है इसमें कैसा रोटेशन रहेगा। अगर आप इंडिविजुअल ऑडिटर हो, इंडिविजुअल 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए। ओके, और अगर आप ऑडिट फर्म हो
तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब ये सब कंपनियों में ऑडिटर 5 साल तक अपॉइंट हो सकते हैं। फाइन। उसके बाद मैं कूलिंग पीरियड के बारे में बताऊंगा, पहले आप सुन लो कि ये सब कंपनियों में अगर आप इंडिविजुअल हो तो लगातार आप 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए आप अपॉइंट हो सकते हो। अगर आप फर्म हो तो 5+5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते जब तक आप कूलिंग पीरियड आप कंप्लीट नहीं करते हो। बट फर्म जो है 5 साल कंप्लीट किया, फिर से वो रीअपॉइंट हो सकता है, फिर उसके बाद कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा। तो हमें ये क्लियर हो गया कि अगर इंडिविजुअल अपॉइंट होता है तो एक ही बार होता है 1 टर्म के लिए, और उसके बाद उसको कूलिंग पीरियड में जाने पड़ता है, फिर वो रीअपॉइंट चाहे तो रीअपॉइंट हो सकता है। बट फर्म के केस में 5+5 उसके बाद कूलिंग पीरियड। ओके, मैं आपको इस केस में आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, सपोज मैं इंडिविजुअल, ओके, आई एम प्रैक्टिसिंग सीए, मैं एक कंपनी में, ये से लिस्टेड कंपनी में, एक लिस्टेड कंपनी में मैं ऑडिटर अपॉइंट होता हूँ से 12 सितंबर 2016 को मैं अपॉइंट होता हूँ एज एन ऑडिटर। ओके, तो मैं 2021 जो है, 2021 में जो एजीएम होने वाला है उस कंपनी में, उस एजीएम के कंक्लूजन तक मैं ऑफिस होल्ड करूंगा। ओके, उसके बाद मैं रीअपॉइंट नहीं हो सकता, मुझे कूलिंग पीरियड में जाने पड़ेगा। कूलिंग पीरियड में जाने के बाद फिर से मैं अपॉइंट हो सकता हूँ। मतलब अगर मैं 2016 सितंबर का अपॉइंट होता हूँ तो 2021 में जो एजीएम होने वाला है वहां तक मैं ऑफिस होल्ड करूंगा। 2021 से लेकर 2026 के बीच मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ, मैं एज एन इंडिविजुअल, आई एम सेइंग अबाउट इंडिविजुअल। ओके, अभी मैं दूसरा एग्जांपल कर रहा हूँ से एक फर्म है एबीसी एंड एसोसिएट्स। ओके, ये एक एज एन ऑडिटर अपॉइंट होता है। सेम एग्जांपल्स, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, सेम एग्जांपल्स ही यूज कर रहा हूँ। ओके, एबीसी एंड एसोसिएट्स एक ऑडिटर का फर्म है, ऑडिट फर्म है। वो लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट होता है से सितंबर 2016 को, 12 सितंबर 2016 को होता है। एंड देन उसका फर्स्ट जो टर्म है 2021 को खत्म हो रहा है। ओके, फिर 2021 में भी वो अपॉइंट हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है। ओके, 2021 से लेकर 2026 तक रीअपॉइंट हो सकता है। 2026 में जब उसका टर्म खत्म हुआ तो फिर से वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, उसे कूलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। ओके, कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद फिर से वो रीअपॉइंट हो सकता है, उसमें अपॉइंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल के केस में 5 इयर्स एंड फर्म के केस में 5+5 इयर्स। फाइन। अभी कूलिंग पीरियड दोनों के केस में 5 इयर्स, 5 साल का कूलिंग पीरियड है। इससे मतलब इससे यही पता चलता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबल कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज है, इसमें अगर लॉन्ग टर्म में अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर ऑडिटर एसोसिएट रहता है, एक बंदा एक ऑडिटर एक कंपनी से एसोसिएट रहता है, तो वो कंपनी में अगर फ्रॉड होता है तो उसका ओपिनियन जो है वो ठीक नहीं रहेगा, एंड वो जो रिपोर्ट्स बनाएंगे मे बी फेवर नहीं हो सकता। इसको देखते हुए लॉ ने ऐसा बनाया है, बहुत कम टर्म दिया है। आप पहले कैसा होता था, पहले ज्यादा हो सकता था, बट अभी इस केस में 5 इयर्स, इंडिविजुअल के केस में 5 इयर्स एंड फर्म के केस में 5+5 इयर्स। कूलिंग पीरियड हो गया 5 इयर्स, दोनों के केस में एप्लीकेबल है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा हूं, अगर जो ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है, ओके, तो कॉमन पार्टनर्स भी नहीं होने चाहिए। मान लो पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसका टर्म खत्म हो गया है, ओके, किसी ऑडिट फर्म का, तो उसमें और जो अभी अपॉइंट होने वाला है उसमें अगर कॉमन पार्टनर्स रहता है तो वो फर्म भी अपॉइंट नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। से एबीसी एसोसिएट्स है, जिसका ऑडिट टर्म्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही एक्सपायर हो गया है। ओके, उसमें से एक पार्टनर है ए। ओके, एंड अभी दूसरा जो फर्म है उसमें वो ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है, करेक्ट। उसमें भी एक कॉमन पार्टनर है, तो वो फर्म 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकता है, कॉमन पार्टनर नहीं रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो इनकमिंग जो ऑडिटर है, ओके, और आउटगोइंग ऑडिटर है, सो दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड अंडर द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क का मतलब है से सेम ब्रांड नेम हो गया,
और सेम ट्रेड नेम हो गया और अंडर द सेम कंट्रोल हो गया। इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट फर्म्स है जो सेम सेम नेटवर्क के अंदर काम करते हैं, तो उस केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, वो उस केस में भी आपका ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। हाँ, और एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज ओके मैं एक फर्म का मैं इंचार्ज हूँ एक फर्म का, ओके, ऑडिट फर्म का इंचार्ज हूँ, ओके, और मैं ही उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई भी करता हूँ। ओके, फिर मैं क्या किया, मैं अपने फर्म से रिटायर हो गया और दूसरे फर्म में ज्वाइन किया। तो वो जो दूसरा फर्म जहां मैंने ज्वाइन किया है वो फर्म भी 5 साल तक उस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो आपको क्लियर हो गया इसके बारे में। जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक तो कॉमन पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, फाइन, एंड सेकेंडली सेम नेटवर्क के अंदर काम नहीं करनी चाहिए। ओके, और अभी हम नेक्स्ट थोड़े माइनर टॉपिक्स है इसके बारे में, इसमें भी हम स्किप करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं। छोटे माइनर टॉपिक्स है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब हम आते हैं मैनर ऑफ रोटेशन ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म्स के बारे में। ओके, ये जो है मैंने आपको जैसे सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर का जो आपको बताया था वो सेम ही है, सेम प्रोसीजर है। जब टर्म एक्सपायर हो जाएगा ऑडिटर्स का, उस केस में कैसे रोटेशन करना है, उस केस में भी ऑडिट कमिटी जो है वो रिकमेंड करेगा बोर्ड को एंड बोर्ड देन रिकमेंड करेगा मेंबर्स इन एजीएम को। सेम है। ओके, इसमें कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। एंड और थोड़े टॉपिक्स में बताता हूँ कि जहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट्स होंगे, ओके, चाहे नॉर्मल इन जनरल सेंस में अपॉइंटमेंट हो या कैजुअल वैकेंसी में भी फुलफिल करने में भी जो आपका अपॉइंटमेंट्स हो, हर केस में अपॉइंटमेंट करने के पहले ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। फाइन। अच्छा, और एक चीज आपको बताता हूँ कि इस एक्ट में कुछ स्पेशल राइट्स दिए हैं मेंबर्स लोग को। अगर मेंबर चाहे तो वो रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ओके, रेजोल्यूशन पास करने के बाद जो ऑडिट टीम अपॉइंट किया है, ऑडिट टीम का पार्टनर और टीम ऑडिट पार्टनर जो ऑडिट टीम जो अपॉइंट किया उसके पार्टनर या टीम उस इंटरवल पे रोटेट कर सकते हैं जो मेंबर्स लोग चाहिए। मेंबर्स लोग सही सोच सकते हैं उस हिसाब से। सेकेंडली, ऑडिटर्स एक से भी ज्यादा कर सकता है। मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सिंपल। अगर मेंबर लोग को लगे कि भाई जो ऑडिट फर्म अपॉइंट हुआ है उसमें ऑडिट पार्टनर और ऑडिट टीम किस इंटरवल पे रोटेट करेंगे वो डिसाइड कर सकता है बाय पासिंग देयर रेजोल्यूशन। ओके, और जो ऑडिटर्स है, ऑडिटर में एक से ज्यादा भी ऑडिट पर्सन वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। फाइन। इसके बाद में और लास्ट टॉपिक रह गया, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि हमें तो पता है कि इंडिविजुअल रीअपॉइंट नहीं हो सकते जब तक कि कूलिंग पीरियड हो क्रॉस ना करे। 5 साल वन टर्म करने के बाद उसको कूलिंग पीरियड 5 साल जाना पड़ेगा, फिर जाके वो रीअपॉइंट हो सकता है। ओके, तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये फर्म के बारे में ही है क्योंकि इंडिविजुअल का तो एप्लीकेबल नहीं होता है। रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, एज एन इंडिविजुअल नहीं हो सकता, फर्म हो सकता है। तो मैं फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फर्म जो रिटायर हो रहा है, ओके, वो क्या रीअपॉइंट हो सकता है कुछ कंडीशंस फुलफिल होने के लिए। ओके, अगर इसमें से कुछ मतलब ये अगर इसमें से अगर एक भी कंडीशंस फुलफिल हो जाता है तो नहीं अपॉइंट हो सकता है, वरना हो सकता है। ओके, फाइन। अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। अगर उसने रिटन कंसेंट दे दिया, भाई मुझे आप एज अ ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है, नोटिस राइटिंग पे लिख के दे दिया, तो उस केस में भी वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। या फिर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, किसी और को अपॉइंट करेगा या उस ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेगा, तो इस केस में भी जो फर्म है वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है, और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है
कि भाई हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं या उस स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, तो उस केस में भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। या ऑडिटर ने खुद लिख के दे दिया है कि भाई उसने अपना ही इज नॉट विलिंग टू अपॉइंट अपॉइंट रीअपॉइंट एज एन ऑडिटर, तो ये सब केसेस में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। तो ये सारा सेक्शन 139 कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो पहला पार्ट हमने क्या देखा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स में हमने क्या देखा था कि रिस्पेक्टिव बॉडीज होता है, फर्स्ट ऑडिटर्स सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स दोनों को स्प्लिट किए, और उसमें भी हमने गवर्नमेंट कंपनीज एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज में स्प्लिट किए हैं। और उस केस में रिस्पेक्टिव बॉडीज हैं जो कितने एक पर्टिकुलर डेज के अंदर ऑडिटर्स को अपॉइंट करने पड़ता है, वो ऑडिटर्स कितने दिन तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, इसके बारे में हम बात की है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑडिटर जो है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज सीएनएजी को मिलते हैं, एंड सीएनएजी उसको 60 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के 60 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा। अगर सीएनएजी नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाया तो अब मेंबर्स लोग करेंगे, मेंबर्स लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा, मेंबर्स लोग 60 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन के 60 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे। फिर में आता है फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाता है तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, मेंबर्स 90 डेज के अंदर उसको अपॉइंट करेगा। फिर में आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, आई रिपीट कि गवर्नमेंट कंपनीज में सीएनएजी को पहला मौका मिलता है, तो सीएनएजी 180 डेज के अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो अपॉइंट करेगा। ओके, एंड ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। और इसके बाद में सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में आता हूँ। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में जनरली एजीएम पे होता है, एंड ही शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम टू द टिल द कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम, एंड देयर आफ्टर एवरी 6 एजीएम तक वो सिलसिला चलते रहेगा। ओके, तो ये हो गया अपॉइंटमेंट वाला पार्ट। अपॉइंटमेंट में पहले था कि हर साल जो अपॉइंट होता है उसका हर साल एजीएम पे रेटिफिकेशन किया जाता है, अभी वो नहीं है। ओके, एंड उसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मिस्टर एक्स इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो ही वांट्स टू अपॉइंट अ ऑडिटर। कैन यू डू सो? नो, क्योंकि हमें पता है कि और जो उसमें कुछ रिस्पेक्टिव बॉडीज हैं। अगर फर्स्ट ऑडिटर होगा प्राइवेट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, उसमें बोर्ड को पहले मौका मिलता है, और बोर्ड को नहीं मिला तो देन मेंबर्स को मिलता है। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो खुद से अपॉइंट नहीं कर सकता ऑडिटर। ओके, उसके बाद हम कैजुअल वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कैजुअल वैकेंसी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऑडिटर का डेथ हो गया, ऑडिटर ने रिजाइन दे दिया, ऑडिटर ने डिस्क्वालीफाई अंडर सेक्शन 144 इनकर किया, तो वो सब केसेस पे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी से उनके इसमें सीएनएजी करेंगे 30 डेज में, अगर सीएनएजी नहीं कर पाया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। और उसके बाद मैं आता हूँ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होता है तो बोर्ड करेगा। अगर बोर्ड 30 दिन के अंदर करेगा बोर्ड, अगर बोर्ड और रेजिग्नेशन के केस में भी 30 दिन के अंदर ही करेगा, बट उसका अप्रूवल जो है जनरल मीटिंग में होने चाहिए विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द रिकमेंडेशन मेड बाय द बोर्ड, प्लस वो ऑडिटर होल्ड करेगा टिल द नेक्स्ट एजीएम। ओके, उसके बाद मैंने आपको कुछ मैनर्स और प्रोसीजर्स भी बताया था। एक चेन बताया था कि ऑडिट कमेटी रिकमेंड करता है बोर्ड को एंड बोर्ड रिकमेंड करता है मेंबर्स को इन एजीएम। ओके, तो ऑडिट कमेटी क्या देखता है? जो उसके क्वालिफिकेशंस देखते हैं, उसके एक्सपीरियंस दिखता है, और वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कंपनी के साइज और रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। और उसके बाद उसके प्रोफेशनल मैटर्स के अगेंस्ट कोई केस है या नहीं है, प्रोसीडिंग पेंडिंग है या नहीं है, क्या ऑर्डर है क्या नहीं है इन आईसीआई के पास या फिर कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के पास या कोर्ट के पास। ठीक है, ये सब मैटर देखेगा, और भी इंफॉर्मेशन मंगा सकता है ऑडिटर के पास जो ऑडिट कमेटी को सही करे। ओके, एंड देन उसके बाद ऑडिट कमेटी उसका नाम रिकमेंड करेगा बोर्ड को, एंड बोर्ड उसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड करेगा मेंबर को। तो ये चेन आपको क्लियर हो गया। जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी ही अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे। ओके, अब मैं आपको थर्ड जो पार्ट है जो इसका रिविजन करा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आपको बताया था कि कुछ कंपनी है, उस कंपनी के केस में ऑडिटर का रोटेशन होना मैंडेटरी है। वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। थर्डली प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। पहले 20 करोड़ था, अभी 50 करोड़ कर दिया। एंड फोर्थ, ये जो कंपनी सेकेंड और थर्ड में आते हैं वो कंपनी नहीं है, बट उनका
ओके, उस थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आ रहा है। सेकंड और थर्ड जो कंपनी मैंने अभी बताया था, दैट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, उस थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आता है, बट उसका पब्लिक बोरोइंग्स जो है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स से 50 करोड़ या उससे ज्यादा लिया है। तो ये देख के समझ में आता है कि ये बहुत जिम्मेदार कंपनीज है। ओके, तो ये सब कंपनीज में आपका ऑडिटर्स का रोटेशन होना अनिवार्य है। ओके, इसमें दो एक्सक्लूड हो जाएंगे, एक 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, ये सब कंपनी काउंट करते हुए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो 5 साल के लिए 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और अगर फर्म होता है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ओके, मतलब और इंडिविजुअल 5 साल होगा, उसके बाद कूलिंग पीरियड 5 साल, उसके बाद वो चाहे तो रीअपॉइंट हो सकता है। बट ऑडिटर के केस में 5 साल, फिर 5 साल, फिर कूलिंग पीरियड, फिर वो रीअपॉइंट हो सकता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, और उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किए हैं कि रिगार्डिंग यू नो procedure in term on expiry of the rotation on expiry of the terms, उस केस में भी सेम है। ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करता है, जो जिसका नया ऑडिटर का नाम रिकमेंड करता है, एंड देन जो बोर्ड है वो मेंबर को रिकमेंड करता है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि स्पेशल राइट दिया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द मेंबर, जो मेंबर है वो चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके जो ऑडिट ऑडिट फर्म अपॉइंट है उसका पार्टनर और उसकी टीम कैसे 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 इंटरवल में रोटेट करेंगे, इसके बारे में भी, प्लस ऑडिटर ऑडिट जो कंडक्ट करेगा एक से भी ज्यादा बंदे कर सकते हैं बाय पासिंग देयर रेजोल्यूशन। उसके बाद मैंने डिस्कस किया है कि भाई कब कब रिटायरिंग जो ऑडिटर है वो रीअपॉइंट हो सकता है। ओके, उस केस में तो इंडिविजुअल तो होता ही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल जब तक कूलिंग पीरियड क्रॉस नहीं करेगा तब तक रीअपॉइंट नहीं हो सकता। बट फर्म के केस में आपको बताया 5+5, तो इसका मतलब क्या है, फर्म ही रीअपॉइंट हो सकता है, बट कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला जो कंडीशन है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। सेकंड, उसने लिख के नहीं दिया है, नोटिस इन राइटिंग लिख के नहीं दिया कि उसका इच्छा नहीं है अपॉइंट होने का, रीअपॉइंट होने का इच्छा नहीं है। और थर्डली, कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है, स्पेशल ऐसा पास कर दिया है कि उसको अपॉइंट नहीं उसको किसी और को अपॉइंट कर रहा है, या उसको ही अपॉइंट नहीं करना है। तो ये सब केसेस होगा तो फिर वो अपॉइंट हो सकता है, इनकेस नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना। उसके बाद हाँ, और एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर जिस एजीएम पे ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जाता है और या रीअपॉइंट नहीं किया जाता, तो एग्जिस्टिंग जो ऑडिटर है वही कंटिन्यू करेगा। ओके, उसके बाद मैंने और दो चीजें बताया था कि ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है। तो पहला जो फॉर्मेलिटीज है दैट इज रिटन कंसेंट, एक रिटन कंसेंट कुछ रिलेटेड टू ऑडिट अपॉइंटमेंट, एंड दूसरा सर्टिफिकेट में कुछ प्रेस्क्राइब कंटेंट्स है वो मेंशन करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन करना पड़ेगा दैट ही सैटिस्फाइज द क्राइटेरिया, वेदर ही सैटिस्फाइज द क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 141। ठीक है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट हो गया तो कंपनी जो है ऑडिटर कंसर्न को भी इन्फॉर्म करेगा विद इन 50 डेज और द मीटिंग, एज वेल एज आरओसी को भी इन्फॉर्म करेगा इन फॉर्म ADD1। ओके, रेजिग्नेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर रेजिग्नेशन देते हो, अगर मैं ऑडिटर हूँ, मैं रेजिग्नेशन देता हूँ, तो उस केस पे मुझे फॉर्म ADT3 30 दिन के अंदर कंपनी को सबमिट करना है, एज वेल एज आरओसी को भी सबमिट करना है, और अगर CNAG, अगर गवर्नमेंट कंपनी से हो तो CNAG को भी सबमिट करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगर कहीं मिस्टेक भी किया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए प्लीज, 8906773799। थैंक यू सो मच।